हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे लोगों को तक जानकारी पहुंच सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं यूपीटी, जीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईएससी, यूजीसी नेट की, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम थ्योरी सेशन भी लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। तो हमारा ये पेपर जो है यूपीटी जीटी का पेपर है 2016 का, होम साइंस सब्जेक्ट है। और इसके अगले सेशन में हम 1 से क्वेश्चन नंबर 88 तक कर चुके हैं, और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 89 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 89 89 कह रहा है, आरंभिक बाल्य अवस्था। आरंभिक बाल्यकाल आयु के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो आरंभिक बाल्य अवस्था है, आरंभिक बाल्यकाल अवस्था है, हम उसे और किस नाम से जानते हैं, हम उसे क्या कहते हैं। तो ए कह रहा है जन्म पूर्व अवस्था कहेंगे, बी कह रहा है गैंग पूर्व अवस्था कहेंगे, सी कह रहा है यौवन पूर्व कहेंगे, डी कह रहा है परिपक्वता पूर्व कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा गैंग पूर्व अवस्था कहते हैं। गैंग पूर्व अवस्था हमारी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे अपने अपने सम एज के लोगों के साथ घूमते, मतलब दोस्त घूमते रहते, किसी आवश्यक कार्य से नहीं, अनावश्यक कार्य से टहलते रहते। अगर उनसे पूछोगे क्या कर रहे थे, टहल रहे हैं, ऐसे टहल रहे हैं, क्या काम, कोई काम नहीं, तो ऐसे ही टहल रहे, उसी को हम गैंग एज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 दे रहा है, डॉट डॉट रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, ठीक है, हाँ, प्रतिरोधकता जो है एक टीके के मतलब कारण होता है प्रतिरोधकता, या किसी संक्रामक रोग आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, उसके बाद जो संक्रमण के दौरान जो टीके लगवाए जाते हैं, दवाई दी जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे ग्रहण करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहेंगे या सक्रिय कहेंगे या निष्क्रिय कहेंगे या अधिग्रहित करेंगे। तो हम उसे, हमारा आंसर जाएगा डी, अधिग्रहित कहते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि टीकों द्वारा, दवाइयों द्वारा या ड्रग्स द्वारा जो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को ग्रहण करते हैं, हम उसे अधिग्रहण कहते हैं। और जो हमारी नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो हम मतलब ग्रहण नहीं करते किसी के थ्रू, ना इंजेक्शन के, ना तो ड्रग्स के, ना तो दवाइयों द्वारा, तो उसे हम प्राकृतिक कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 कह रहा है, डॉट डॉट नेता इस प्रकार परिचालन करता है कि जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तो ऐसे नेता को क्या कहेंगे, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करता है, अपनी जनता पे भरोसा नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है लोकतांत्रिक नेता हम उसे कहेंगे, या बी कह रहा है लेसेज फेयर नेता कहेंगे, या सी कह रहा है तानाशाही नेता कहेंगे, या डी कह रहा है सामान्य नेता कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा तानाशाही नेता कहेंगे। तानाशाही नेता वे होते हैं जो
अपने ताकत के बल पे, अपने पैसे के बल पे सत्ता को जमाए रखते हैं या सत्ता को चलाते हैं, हम उसे तानाशाही। तो उन्हें डर लगा रहता है कोई हमारी सत्ता छीन ना ले, इसलिए वो किसी पे भरोसा नहीं करते, इसलिए हम उनको कहेंगे तानाशाही नेता। और जो लोकतांत्रिक नेता होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए नेता ही लोकतांत्रिक नेता कहते हैं। तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनता ने उन पे भरोसा किया है और उनको जनता पे मजबूरन भरोसा करना ही होता है, तो उन्हें हम लोकतांत्रिक नेता कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे या राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं? हमारा आंसर एक ही जाएगा। तो ए कह रहा है विटामिन B1 कहेंगे, बी कह रहा है विटामिन B6 कहेंगे, सी कह रहा है विटामिन B12 कहेंगे और डी कह रहा है विटामिन B2 कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा विटामिन B2 कहते हैं राइबोफ्लेविन को। विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं और विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं और विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल कहते हैं। ये सब रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाती है, 6 की कमी से माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया हो जाती है, फोलिक की एसिड से ब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। तो क्वेश्चन हमारा 93 क्वेश्चन कह रहा है गुर्दे के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोध ... में परिणित हो जाता है। मतलब जब गुर्दे वाली कोई भी बीमारी हो जाती है तो गुर्दा अपना सही से कार्य नहीं कर पाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उस दिक्कत को या परेशानी को या उस कारण को क्या कहेंगे हम? तो ए कह रहा पसीना कहेंगे, बी कह रहा भूख कहेंगे, सी कह रहा शोध कहेंगे, डी कह रहा प्यास कहेंगे। तो प्यास तो हम उन्हें कहते जब हमें पानी हमें एहसास होता है कि पानी की कमी, हमें प्यास लगी है, तो उसे प्यास कहते हैं। ठीक, पसीना हमारे श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। भूख तो हम खाना खाते हैं। श्वेत मतलब कि जो रक्त है, रक्त जो है गुर्दे के द्वारा छन्नीकरण ना होना गुर्दे का शोध होता है। गुर्दे के छन्नीकरण में जो रुकावट बनती है उसे हम शोध कहते हैं। शोध से हम जब गुर्दे में छन्नीकरण नहीं होता तो शरीर में हमारे टिश्यूज में पानी भर जाता है और शरीर थुलथुला हो जाता है, फूला फूला सा लगेगा, तो हम उसे ही शोध कहेंगे। उस बीमारी को हम शोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 कह रहा है प्राकृतिक बहुलक होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है कि प्राकृतिक बहुलक हम किसे कहते हैं, ये प्राकृतिक बहुलक होता है। तो ये कह रहा है विटामिन को कहते हैं, बी कह रहा है खनिज को कहते हैं, सी कह रहा है वसा को कहते हैं, डी कह रहा है प्रोटीन को कहते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा डी, हम प्रोटीन को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं क्योंकि ये हमारी सेल्स का सूक्ष्म इकाई का निर्माण करती है। और बहुलक तो हम इस कारण कहते हैं क्योंकि इसमें 18 पोषक तत्वों से मिलकर प्रोटीन हमारा निर्माण होता है कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और बहुत सारी चीजें इसमें मिश्रण होते, समथिंग 18 का मिश्रण, इसलिए इसे हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। और विटामिन हमारे शरीर का रेगुलेट एंड कंट्रोल करते हैं। खनिज भी हमारे शरीर में
विटामिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, प्लस कंट्रोल और रेगुलेट भी करते हैं, और खनिज का काम होता है कि कंट्रोल एंड रेगुलेट करना, शरीर में जो कारकी होता है उसको क्रियान्वित करना, और वसा हमारी ऊर्जा का काम करती है, और स्मूथ मतलब कोमल अंगों की रक्षा भी करती है। क्वेश्चन हमारा 95 कह रहा 95 कह रहा डॉट डॉट के स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो स्टार्च है कणों के रूप में अनाजों में भोजन का मुख्य भंडार कहाँ पे होता है। भोजन जो हम जैसे कि चावल है, गेहूं है, तो उसका जो स्टार्च है उसका भंडारण मुख्य रूप से किस भाग में होता है। तो ए कह रहा है भ्रूण भाग में होगा, डी कह रहा है भ्रूणपोष में होगा, सी कह रहा है एलोरान में होगा, डी कह रहा है स्क्यूटल में होगा। तो हमारा आंसर जाएगा भ्रूणपोष में, बी। भ्रूणपोष में स्टार्च का मुख्य रूप से भंडारण होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। हम यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी तैयारी कराते हैं होम साइंस सब्जेक्ट की। जय हिंद।